तो बच्चों कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बात कर रहे थे लास्ट टाइम पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, जहां पर हमने एंट्री की बात करी थी आर्टिकल नंबर 246A जो बेसिकली जीएसटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। उसी आर्टिकल से आगे हम बात करेंगे आज टैक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन की। पॉइंट नंबर रहेगा हमारा ये 5। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस। नोट करो बेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टैक्स इज बेस्ड ऑन Latin word taxo, which means to estimate, Second point रहेगा tax has existed since the birth of any person या हम कह सकते हैं सोसाइटी। Next, taxation is a payment from natural person and artificial person and from artificial person. Collected tax used for many purpose. Collected tax used for many purpose. For example, पहला रहेगा एक्सपेंडिचर, ऑन बार, एक्सपेंडिचर ऑन बार फॉर लॉ एंड ऑर्डर, नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ property, development of infra, public work, education system, pension for old age people, public transportation, etc. Public transportation, etc.
यहां तक बेटा नोट हो गया सभी का। 1 मार्क्स में एक पॉइंट इंपोर्टेंट रहेगा कि टैक्स कहां से लिया गया बेटा, लैटिन वर्ड टैक्सो से लिया गया, जिसका मीनिंग क्या होता है, एस्टीमेट। तो लैटिन वर्ड टैक्सो का मीनिंग क्या रहेगा, एस्टीमेट रहेगा। ऐसा पूछा जा सकता है ये टैक्स कहां से लिया गया, लैटिन वर्ड टैक्सो से लिया गया। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो टैक्स हमारा लैटिन वर्ड टैक्सो से लिया गया, जिसका मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, एस्टीमेट रहेगा। टैक्स हैज एग्जिस्टेड सिंस द बर्थ ऑफ एनी पर्सन या सोसाइटी। जब से ये पर्सन्स क्रिएट हुए हैं, तब से ये पर्सन्स रहे, तब से ये टैक्स चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन सिस्टम अभी अभी आया। जब से इंसान एग्जिस्टेंस में आए, जब से ये सोसाइटी हमारी एग्जिस्टेंस में रही, तब से हमारे टैक्सेशन सिस्टम चलते रहे। अभी डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स में लिया जाता है, तो पहले किसी अनदर फॉर्मेट में लिया जाता था, लेकिन टैक्स जरूर लिया जाता था। आपने पुराने टाइम की मूवीज, सीरियल्स वगैरह जब आप देखते हो तो उनमें आपको ऐसा मिलता होगा कि एक पर्टिकुलर किंग है, तो सबके यहाँ से उसके पास अनाज जा रहा है, सबके यहाँ से उसके पास कोई सामान जा रहा है, और दैट पर्टिकुलर किंग क्या कर रहा है, उन सारे पर्सन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो चाहे उसका कलेक्ट करने का फॉर्म कुछ भी रहा हो, लेकिन टैक्स ऐसा नहीं है। जब से हमारी सोसाइटी है, जब से मानव सभ्यता है, तब से ये टैक्सेशन कलेक्ट होते रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी को गवर्न करने के लिए आपके पास फंडिंग होनी चाहिए, आपके पास अमाउंट मिलना चाहिए, लेकिन ये अमाउंट आएगा कहां से, सोसाइटी से आएगा। तो जब से पीपल्स के बर्थ हैं, जब से उनको एग्जिस्टेंस में रहे, तब से हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम भी चलते रहे हैं। टैक्सेशन इज अ पेमेंट फ्रॉम नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। टैक्सेशन का जो पेमेंट होता है वो नेचुरल पर्सन भी करते हैं, और कई बार कोई एंटिटी, कोई बिजनेस आर्टिफिशियल फॉर्मेट में चल रहा होता है, जो एक नेचुरल पर्सन नहीं होता। जैसे कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं होती, लेकिन वो बिजनेस कर रही है, वो अपने नाम से चल रही है, तो दैट पर्टिकुलर कंपनी को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेशन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन सबके थ्रू पे किया जाता है। और जो कलेक्टेड टैक्स होते हैं बेटा, वो हमारे बहुत अलग अलग डिफरेंट वर्क में यूज होते हैं। जो हमने यहाँ लिस्ट बनाया वो बहुत छोटा सा लिस्ट है, ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है। गवर्नमेंट उसे हजारों करोड़ों लाखों जगह उसे यूज करती है, बट उनमें से हम कुछ मेन कुछ जनरलाइज्ड वर्ड यहाँ यूज कर लिए कि इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे यूज किया जाएगा। टैक्स किसी के प्राइवेट बेनिफिट के लिए नहीं होता, टैक्स पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता है, सोसाइटी एट लार्ज के बेनिफिट के लिए होता है। लेकिन जिस पर्सन से हम टैक्स लेते हैं उस पर्सन के लिए ही उसे खर्च नहीं करते, सबके लिए खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है जो ज्यादा टैक्स देगा उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, या गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है कि जो टैक्स दे रहा है उसे कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे। जो टैक्स दे रहा है उसका जा रहा है, लेकिन जो पैसा कलेक्ट हो रहा है वो सबके लिए यूज होता है, और स्पेसिफिकली उस सेगमेंट के लिए यूज होता है जिनके पास पैसे की कमी है। हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन वार फॉर लॉ एंड ऑर्डर, साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिफरेंट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बहुत बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, कई बार ऐसी सोसाइटी, ऐसी जगह पर आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, और उस दौरान उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है, एक्सपेंस आता है। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि 4 धाम के लिए एक स्पेशल रोड बन रहा है, जो ऑल वेदर रोड्स जिसे बोला जा रहा है। कि अभी क्या होता है कि वहां कुछ टाइम, जैसे ठंड का टाइम होता था, हम वहां नहीं जा पाते, लेकिन वो रोड ऐसा होगा जहां पर किसी भी टाइम, किसी भी समय आप जा सकते हो, खुद अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके जा सकते हो। ऐसा रोड वहां डेवलप कराने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, पॉपुलेशन तो वहां कम रहता है, इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? क्या उनसे ज्यादा टैक्स मिल गया? नहीं, टैक्स में ऐसा कभी नहीं है कि जो टैक्स पे कर रहा है उसी को बेनिफिट दिया जाएगा। दिल्ली में लोग बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। ईच एंड एवरी सेगमेंट के लिए हम यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ईच एंड एवरी सेगमेंट के लिए हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है जिससे हर एक पर्सन बेनिफिटेड होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, ये भी कहीं ना कहीं हमारे टैक्सेशन का एक अच्छा एस्पेक्ट रहता है कि जो इंफ्रा डेवलप किया जाता है उससे सोसाइटी एट अ लार्ज सबके सब उससे बेनिफिट उठाते हैं, कोई इंडिविजुअल पर्सन उससे बेनिफिट नहीं उठाता। पब्लिक वर्क में भी टैक्सेशन को यूज किया जाएगा, और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए आपने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस देखे होंगे जहां पर फीस बहुत कम होती है। कई बार फीस ऐसी होती है, सुनने में मजाक सा लगता है, इसलिए क्या फीस है। जैसे कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां जो स्लिप बनता है 1 रुपए में 10 रुपए में ऐसा स्लिप बनता है। किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको 1500 से कम फीस नहीं लेगा, लेकिन वहां 10 रुपए का फीस देना पड़ रहा है। और वहां हॉस्पिटल कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी सारी फैसिलिटी, दवाइयां फ्री में मिल रही हैं। कैसे मिल रही है? पैसा कहां से आ रहा है? सब टैक्सेशन से पैसा आ रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक वर्क, पेंशन फॉर द ओल्ड एज पीपल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। आप डीटीसी की 40 लाख की बस को 10 रुपए में हायर कर लेते हो, हाँ या ना? कैसे पॉसिबल हुआ? कौन लेके आया? ठीक है, ऐसी बात है, जब आप बस से जाते हो तो बहुत बड़े व्हीकल में जा रहे हो, बहुत बड़े कन्वेंस में जा रहे हो, ऑडी, फेरारी, मर्सिडीज जैसी कई गाड़ियां पीछे रह जाती हैं जब उसमें आप बैठ जाते हो तो, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है।
और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी आप 5 रुपए 10 रुपए में उसमें ट्रेवल कर लेते हो, ये कैसे पॉसिबल हुआ? करोड़ों की मेट्रो, आप 15 रुपए की टिकट लेकर के उसमें ट्रेवल करते हो, एयर कंडीशनर, और एक एक प्लेटफॉर्म को बनाने की कितनी सारी कॉस्ट आती है, कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आया, कैसे आया? टैक्सेशन के थ्रू आया। तो टैक्सेशन का यूज बहुत जगह किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, मैनी पर्पजेस से इसका यूज किया जाएगा। और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ टैक्सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ टैक्सेशन। तो वहां सारे के 2-3 यूज प्रेस्क्राइब करेगा और एक ऐसा पॉइंट डालेगा जो उसका यूज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू गिव असेट्स टू एनी प्राइवेट पर्सन, ऐसा कोई पॉइंट वो डाल सकता है। तो आपने उसे क्या करना है? ऑड वन आउट करना है, उसे आपने टिक लगाना है कि ये टैक्सेशन का यूज नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन यहां से एक बन सकता है जहां पर आपको सारे टैक्सेशन के यूज गिवन होंगे और एक पॉइंट ऐसा होगा जो टैक्सेशन का यूज बच्चों नहीं होगा। साथ ही साथ में ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 पॉइंट ऐसे दे रखे हो जो टैक्सेशन के यूज नहीं होंगे, उनमें से एक ऐसा पॉइंट होगा जो टैक्सेशन का यूज हो सकता है। 2 तरीके से यहां क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला पॉइंट और दूसरा आपका लास्ट पॉइंट यहां पर इंपोर्टेंट रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट हेड हम बनाएंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन। यहां तक नोट हो गया सभी का? आगे बढ़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन, पॉइंट नंबर 6। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? विशेषताएं, सिंपली दैट मीन्स ये ऐसे कुछ एस्पेक्ट होंगे जिनसे हम किसी अनदर पर्सन को पहचान पाते हैं, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स सपोज हमारा कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसकी कुछ एक्टिविटीज, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि जिनके बेसिस पर हम उसे ना देखते हुए पहचान सकते हैं। लेट्स सपोज हम सीढ़ियों से नीचे चढ़ते हुए आ रहे थे, अचानक से ऊपर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, ठीक है, बहुत तेज तेज कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, तो आपने कोई ऐसा हो सकता है आपके फ्रेंड्स में जो तेज बोलता हो, आप नीचे से समझ जाएंगे कि वो महान प्राणी आ चुका है ऊपर। बात क्लियर? तो साउंड के बेसिस पर, किसी पर्सन के चलने उठने बैठने बोलने के बेसिस पर भी आप कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को पहचान सकते हो। आपसे कोई आके न्यूज देता है कि नीचे गली में झगड़ा हो रहा है या सामने रोड पर झगड़ा हो रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल आपको कहीं ना कहीं 90% विश्वास हो जाए कि हमारी क्लास में से है एक झगड़ालू प्राणी, वही जाके झगड़ा कर रहा होगा, ठीक है। तो कई बार नेचर के बेसिस पर हम पहचान लेते हैं, और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको देखते ही हम 100% कह सकते हैं कि यही वो एस्पेक्ट होगा। यहां हम बात कर रहे हैं बेटा टैक्सेशन। टैक्सेशन के कुछ नेचर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां मैं आपके सामने रखूंगा। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है टैक्सेशन का कोई एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा हो जो किसी अनदर एस्पेक्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहा हो, बट लेकिन जब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बोले जाएंगे तो आप इमीडिएटली पहचान पाओगे ये तो टैक्सेशन की बात की जा रही है। बात क्लियर? यानी कि जब ये पॉइंट आपके सामने रखे जाएंगे तो आप पहचान पाओगे ये कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ किसकी बात चल रही है? टैक्सेशन की बात चल रही है। बच्चों मैंने आपसे बोला कि एक एंटिटी जो प्रॉफिट कमाती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, बताओ कौन सी एंटिटी? बच्चे कह रहे हैं सर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली तो बहुत सारी एंटिटी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, सोल प्रोपराइटरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो सकती है, बहुत सारे नाम है ना बेटा। तो कोई इंडिविजुअल एंटिटी का नाम तो नहीं लिया जा सकता। मैंने जैसे ही बोला एक ऐसी एंटिटी जो प्रॉफिट कमाती है और जिसके मैनेजमेंट अलग होता है, ओनर अलग होते हैं और एंटिटी अलग होती है। बच्चे कह रहे हैं सर शायद वो कंपनी हो सकती है क्योंकि प्रॉफिट भी है, मैनेजमेंट भी अलग है और साथ ही साथ में ओनर भी अलग है और कहीं ना कहीं वो सेपरेट एंटिटी है। बट बेटा वो कॉर्पोरेट सोसाइटी भी तो हो सकती है, बट दैट पर्टिकुलर एंटिटी कॉर्पोरेट सोसाइटी भी तो हो सकती है, उसका भी तो मैनेजमेंट अलग होता है, वो भी तो प्रॉफिट कमा सकती है, वो भी तो प्रॉफिट कमा सकती है, उसका भी अप टू सम एक्सटेंट मैनेजमेंट अलग हो सकता है। ठीक बात है। मैंने जैसे ही बोला लायबिलिटी लिमिटेड भी होती है, आपने कहा सर ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही है। रजिस्ट्रेशन जिसका कंपनी एक्ट में होता है, आपने बोला कि सर अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये कंपनी होगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा और बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैच कर रहे हैं। तो कई बार जब आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स बोली जाती है तो हो सकता है एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स से आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ और आप कहीं दूसरे ऑब्जेक्टिव, दूसरे पॉइंट पर भी जा सकते हो। लेकिन जब ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिस्ट बनाई जाती है तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये तो टैक्सेशन एस्पेक्ट ही रहेगा। यानी टैक्सेशन एस्पेक्ट के उन सारे पॉइंट को हम फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हम पहचान पाएंगे कि यही टैक्सेशन है। किसी ने बोला कि हम टैक्सेशन की बात करने वाले हैं तो आप कहोगे ठीक है अच्छी बात है कर लो।
किसी ने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताए और बोला बूझो तो जाने, हम ऐसे किसी एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं जिसमें ये सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ये हमारी क्या हो गई, करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स एक इनडायरेक्ट वे होता है किसी टॉपिक को बताने के लिए कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन की बात करने वाले। टैक्सेशन क्या होगा, उसकी अगर पहचान, उसको अगर पहचानना है, उसको जानना है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स से हम जान पाएंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स में नोट करें सबसे पहले, इट इज कंपल्सरी। बेटा क्या बताओ मुझे, टैक्स को देना कोई चॉइस होती है हमारी? देना चाहे तो दे दो, ना देना चाहे तो मत दो, फिर वो टैक्सेशन कैसा रहा? सबसे पहली बात, एक ऐसा एस्पेक्ट जो कंपलसरी होता है। और क्या टैक्स कंपलसरी होता है? अगर टैक्स आप पर इंपोज किया गया तो ये देना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगा। दूसरा, इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सब थोड़ा थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन टैक्स दे रहा होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ 2-4 पर्सन से टैक्स लेंगे, बहुत सारी सोसाइटी, बहुत सारा सेगमेंट यहाँ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। आगे हम बात करेंगे, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया। इट इज यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। क्या बेटा ये पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होता है? तो यही टैक्सेशन एस्पेक्ट हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होगा, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। नेक्स्ट, टैक्स इज पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ पर्सन। बेटा टैक्स कब पे करोगे? जब आप पे करने के लिए कैपेबल होगे। क्या आपसे आज तक टैक्स लिया गया? क्यों? क्योंकि आपकी इनकम नहीं है तो आपसे टैक्स भी नहीं लिया गया। अब जब आप पे करने के लिए कैपेबल होते हो तो आपसे टैक्स लिया जाता है, और जाने अनजाने आपसे टैक्स लिए गए हैं, लेकिन जितना पे करने के लिए आप कैपेबल थे उतने ही टैक्स लिए गए। जब पहले दिन घर से 2 रुपए लेके निकले थे, टॉफी खरीदी थी, उसी दिन गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स ले लिया था। बात समझ रहे हो? लेकिन वो क्या था, बहुत ही स्मॉलर क्वांटम होता है। जितना पे करने के लिए एबल होता है पर्सन, उतना ही उससे टैक्स लिया जाता है। जब ज्यादा पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हो तो फिर ज्यादा टैक्स, इवन तो डायरेक्ट टैक्स भी आप पर लगा दिया जाता है। तो टैक्सेस पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ पर्सन। अगर पैसे होंगे तो लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट हैज पावर टू इम्पोज टैक्स। और ये इसी टैक्स को इंपोज करने की पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट। तो ऐसा एस्पेक्ट जिसका इंपोज करने का पावर किसके पास रहता है? गवर्नमेंट। तो वो टैक्सेशन हमारा हो सकता है। आगे हम बात करेंगे, टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट। बेटा टैक्स पे करने के बाद क्या कुछ बेनिफिट मिलते हैं क्या? जब कुछ पे करने के बाद बेनिफिट मिले तो वो टैक्स नहीं हो सकता। लेट सपोज हमने पैसे दिए, डोमिनोज में जाके और पिज्जा खाया, तो बेनिफिट मिला, हाँ या ना? और पैसे दिए, क्या ये टैक्स हो गया हमारे लिए? तो पिज्जा के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए टैक्स नहीं हो गया। समोसों के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए टैक्स नहीं हुआ, क्योंकि पैसे दे रहे हैं और बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। ज्यादा पैसे दिए, फेरारी कार खरीद ली, तो एक बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जब हमने सिर्फ पैसे दिए, बेनिफिट कुछ नहीं मिला, तो दैट मीन्स वो टैक्सेशन होता है। तो टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट। ये बेनिफिट की कोई कॉस्ट नहीं होती। बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप पे करोगे। ठीक बात है। जहां पे करने पर आपको बेनिफिट मिलते हैं तो वो पेमेंट क्या बन जाता है? कॉस्ट बन जाता है। किसकी कॉस्ट बन जाता है? उस बेनिफिट की कॉस्ट बन जाता है। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। टैक्स इज यूज्ड to economic growth and development। टैक्स का जो बेसिकली यूज किस लिए होता है बच्चों? इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए होता है। तो जो भी पॉइंट इसमें से बोला जाएगा, इमीडिएटली आपका माइंड कहां जाएगा कि सर ये तो टैक्सेशन एस्पेक्ट की बात हो रही है। ऐसा एस्पेक्ट जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, टैक्स हो सकता है। ऐसा एस्पेक्ट जिसके हम बात कह सकते हैं कि
जिसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलता, दैट मीन्स वो क्या हो सकता है, टैक्स हो सकता है। ऐसा एस्पेक्ट जिसे गवर्नमेंट ही इम्पोज कर सकता है वो टैक्स हो सकता है, और ऐसा एस्पेक्ट जो बेसिकली इनकम से पे किया जाता है, इनकम के बेसिस पे पे किया जाता है, वो क्या होता है, टैक्स हो सकता है। और इट इज यूज फॉर पब्लिक वेलफेयर, जिसे पब्लिक वेलफेयर में यूज करते हैं वो टैक्स हो सकता है। इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन और इट इज अ कंपलसरी। जो कंपलसरी होता है, जहां चॉइस नहीं होता, वो क्या हो सकता है, टैक्स हो सकता है। तो कंपलसरी रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, पब्लिक वेलफेयर में यूज रहेगा, इनकम से दिया जाएगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी, और इट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ बेनिफिट। और साथ ही साथ में हम बात कर रहे हैं टैक्स इज यूज टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारे एस्पेक्ट हमने बात किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन में, कि टैक्सेशन का क्या करेक्टरिस्टिक्स रहेगा। इन सारे पॉइंट्स को जब पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये तो टैक्सेशन की बात चल रही है। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन, जिसकी एब्सेंस में उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम जब बात करें किसी के बारे में, तो हम हमेशा कह सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक बच्चा यहां नहीं है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरा पूछ रहा है किसकी बात कर रहे हो, कि एक वो जो लंबा लंबा सा सबसे क्लास में हाइट इसकी सबसे ज्यादा, गेट में भी नहीं आता, झुक के अंदर घुसता है क्लास में, ऐसे बच्चे की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा समझ जाएगा, नाम भी नहीं मालूम होगा फिर भी समझ जाएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं, यहां हमको नहीं मालूम इसका नाम टैक्सेशन है, लेकिन जब ऐसी बातें चलेंगी तो हम क्या कहेंगे कि ये टैक्सेशन है। अब मैं आगे आपसे बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम। पहला बात क्या बोला मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन। अब मैं बात कर रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम। पहले तो मुझे ये बताओ टैक्सेशन और टैक्सेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि यू ऑल आर द लॉ मेकर। आप सारे के सारे एक हमारे पास इंटेलेक्चुअल होता है। तो मैं अगर आपसे बात करूं बच्चों, टैक्सेशन और टैक्सेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस होना चाहिए टेक्निकली, मैं हेड बना देता हूं, जब तक आप आंसर बताइए मुझे सोच के। ओके बेटा, और बेटा जी ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम। देखो दोनों पहली बात तो एक जैसे लगेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम। भाई टैक्स क्या है ये हमने समझ लिया, लेकिन हमारा टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स को लगाने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स लगा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन टैक्स इंपोज करने का वे, या टैक्स इंपोज करने का सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टैक्सेशन सिस्टम। अगर हमारा द वे ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स करेक्ट होगा तो शायद उसके अगेंस्ट हमें एप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे छोटी छोटी एक बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, बच्चों को जितनी पॉकेट मनी मिले गवर्नमेंट उस सारी पॉकेट मनी को जमा करा ले अपने यहां टैक्सेशन के तौर पर। बच्चों आप खुश हो जाओगे क्या, ये गुस्सा आएगा, सर ये कौन सा तरीका है, जैसे तैसे करके तो पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट ऐसे कैसे टैक्सेशन ले सकती है, बात समझ रहे हो। या जिसकी इनकम 50,000 रुपीज पर एनम से कम है, उसके सारे पैसे गवर्नमेंट जमा करा ले अपने पास, क्या ये अच्छा सिस्टम है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के बाद जो टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन है उन सबको पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्या ये अच्छा सिस्टम है, क्या इस सिस्टम की बुराई करोगे आप। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के बाद किसी प्राइवेट पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा राजमहल बनवा दे और पब्लिक ऐसे ही घूमती रहे, पब्लिक के लिए कोई बेनिफिट, क्या अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है। तो आपको मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, आपने बोला कि नहीं सर ये तो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आप एक बेहतर टैक्सेशन सिस्टम बना पाने की कैपेसिटी रखते हो, आपके पास उतना नॉलेज है कि हम बनाएंगे कि कैसा हमारा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। और क्या आप मुझे 2-4 पॉइंट बता सकते हो कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा हो, जैसे अभी चुनाव गया है, हमारा नेता कैसा हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। बच्चे ने एक बात बोली सर, बेनिफिट फॉर ऑल, इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। और बेटा कुछ अब ओके
particular income or the benefit of the income should be given not according to the luxury, not only to the luxurious people or the higher class ओके society. सिंपल सी बात है इनका कहना है कि सर जो कम कमा रहा है उससे कम टैक्स लो, जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्स लो, जो लग्जरियस आइटम यूज कर रहा है उससे ज्यादा टैक्स लो। दैट मीन्स जिसके पास ज्यादा सोर्स है उससे ज्यादा टैक्स लो। एक व्यूज मुझे ऐसा यहां से मिला। और बेटा टैक्सेशन सिस्टम बनाने में बहुत सारे व्यूज चाहिए ना, बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए। दो तीन पॉइंट मुझे मिले। और बताओ बेटा, आप बना सकते हो अच्छा टैक्सेशन सिस्टम? यू ऑल आर द लॉ मेकर्स। बोलो बच्चों बोलो, कुछ बता रहे हैं बेटा? जो कॉस्टली गुड्स होती है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, जो गुड्स होती है वो टैक्स कम होना चाहिए। ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट है कि जो ज्यादा महंगा गुड्स है, जो ज्यादा महंगा गुड्स वही खरीदेगा जिसके पास ज्यादा पैसा है, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाएं। जो बहुत ही सस्ता गुड्स है उस पर कम टैक्स लगाएं। और बोलो बेटा। हाँ, एसेंशियल कमोडिटीज पर टैक्स ना लगाएं या बहुत कम टैक्स लगाएं, ऐसा भी एक पॉइंट हो सकता है। और बताओ बेटा जी। एग्जेम्पशंस दे दें हम टैक्सेशन में, यानी कुछ आइटम को हम बिल्कुल ही टैक्स फ्री कर दें, वो सारे के सारे टैक्स फ्री रहेंगे आइटम। कुछ पर हम बहुत ज्यादा टैक्स लगा दें, ऐसी बात कर रहे हैं आप। और बोलो, बहुत सारे पॉइंट बता सकते हो। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा उसका करें क्या भाई? ये मतलब सर जो पैसा इकट्ठा होगा, जो पूल होगा, उसे पब्लिक वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर में यूज करेंगे, ये भी तो एक पॉइंट होना चाहिए ना। और बोलो बच्चों। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास करेंगे, वो कॉमनली सबके लिए अवेलेबल होगा। ठीक, पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले जो पर्सन है उनके लिए भी हम फैसिलिटीज कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिड डे मील्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट आपने आंसर मुझे दिए, आप ये क्या कर रहे हैं? एक बेटर टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। उन्हीं को हम फॉर्मलाइज वे में हम यहाँ पे नोट करना है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, कैसे हमारे बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो देखो एस्पेक्ट वही है, लेकिन एक क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से था, उसका आंसर भी एक डिफरेंट तरीके से दिया जाएगा। जब हम टैक्सेशन सिस्टम लगाने बैठेंगे तो उस दौरान हमारे माइंडसेट में क्या क्या रहना चाहिए कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, उस पर सभी आपस में बात करेंगे, बहस करेंगे और बाद में एक कंक्लूजन निकालेंगे कि एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम बना लेते हैं, इस तरीके से हम टैक्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम सबके पास जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो इंटरनली जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उस फीलिंग के बेसिस पर ही तो लॉ बनता है। हम सबको सोसाइटी के बारे में जानकारी है और सोसाइटी के सारे सेगमेंट को देखते हुए तो हम लॉ बनाते हैं। तो चलो बेटा नोट कर लेते हैं, जो मोरलेस आपने सारी बातें बोली वही सारी बातें यहाँ नोट करने वाले हैं। वन बाई वन करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, इसमें एक इक्विटी का कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, that means should be based upon ability to pay। यानी कि जिसका जितना ज्यादा पे करने की एबिलिटी है उस पर उतना ज्यादा हम टैक्स लगा सकते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ इक्विटी होना चाहिए हमारे एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम का, यही एक हमारा एस्पेक्ट होगा। दूसरा आएगा सर्टेनिटी। certainty, you should know your tax liability। बेटा पहला पॉइंट हमने बोला कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, दूसरा बोला सर्टेनिटी। कंसेप्ट ऑफ इक्विटी में बोला जिसका जितना पे करने में जो पर्सन कैपेबल है उस पर उतना ज्यादा टैक्सेशन लगाया जा सकता है। दूसरा सर्टेनिटी भी होना जरूरी है। आप सबने एक मूवी आई थी बेटा शोले, देखी होगी, गब्बर सिंह। बेटा गब्बर सिंह भी टैक्स रिकवर किया करता था। कौन सा गांव था वो? रामपुर। रामपुर में गब्बर सिंह के डाकू पहुंच गए, उन्होंने कहा घर में जो भी सामान है निकाल के लाओ। तो बेटा वहां क्या था? अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं कब डाकू आ जाएंगे सामान लूटने के लिए, सामान उठाने के लिए। वो भी एक तरीके से कलेक्शन ही हो गया ना, लेकिन वो कोई फॉर्मलाइज नहीं था, वो गवर्नमेंट नहीं थी। ऐसे ही अगर टैक्सेशन सिस्टम में भी अगर ऐसा होने लग जाए कि कोई असेसिंग ऑफिसर आए आपके घर में आके, सुबह सुबह डोर बेल बजाए, हाँ जी टैक्स कलेक्ट करने आए, आज आपकी टैक्स लायबिलिटी 5 करोड़ की है, और
कभी पता चला आ ही नहीं रहा 2-3 साल तक, कभी अचानक से आ धमकी और आपको बहुत ज्यादा अनाप शनाप टैक्स कलेक्ट कर ले, तो क्या बेटा ये एक सही सिस्टम रहेगा? यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको टैक्स देना है, उससे ज्यादा आपको टैक्स नहीं देना। सर्टेनिटी का कंसेप्ट इसमें होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कहीं पर लूट मार होती है, इस टाइप से काम नहीं होना चाहिए कि जब पर्सन आया पैसे छीन लिए हमसे, इकट्ठे कर लिए, गन पॉइंट पे पैसे ले लिए, जबरदस्ती हमसे पैसे लेके चले गए। ऐसा अगर होगा तो वो एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या सर्टेनिटी का कंसेप्ट अवेलेबल है? यानी हम सबको मालूम होता है कि हमें कितना टैक्स देना है, और ये कहीं ना कहीं इक्विटी कंसेप्ट के साथ होता है, सबके साथ वही ट्रीटमेंट होता है, ऐसा नहीं स्पेशली हमारे साथ ही हो रहा है। तो सर्टेनिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमी। इकोनॉमी आगे हम बात करेंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, शुड बी वेरी लो। इकोनॉमी का मतलब होता है कि टैक्स जो आप बेटा कलेक्ट करके आ रहे हैं उसका जो कॉस्ट है वो भी लो होना चाहिए। लेट सपोज किसी पर्सन से 50 रुपए का टैक्स कलेक्ट करना, उसकी टैक्स लायबिलिटी कितने की बनी? 50 रुपए की। और पुलिस डिपार्टमेंट के 5000 लोग उसके घर पर सुबह आ गए रेड डालने के लिए कि 50 रुपए का टैक्स आप पे नहीं कर रहे हो, आपको यहां से उठा के ले जाएंगे, आपके सारे घर की छानबीन होगी, आपकी सारी प्रॉपर्टी की छानबीन होगी। बच्चों टैक्स लायबिलिटी उसकी कितनी बन रही थी? 50 रुपए। उस पर इतना सारा खर्चा नहीं होना चाहिए। इतनी सारी गाड़ियां, उन सारी गाड़ियों ने 5 लाख रुपए का डीजल पेट्रोल फूंक दिया उसके घर तक पहुंचने में। बात समझ रहे हो? कलेक्शन कितना करना था? 50 रुपए। तो क्या ये टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए? आपकी जानकारी के लिए मैं बात बता दूं, अगर आप छोटा मोटा कोई रिटर्न फाइल करते हैं, ऐसी बात नहीं, अगर उसमें रिटर्न में गलती हो, रिटर्न में आप कुछ गड़बड़ कर दें, तो आपको नोटिस आ जाता है, ऑनलाइन नोटिस आ जाता है, और आप उसका रिप्लाई मत करो, वो फिर भेजेंगे आपको नोटिस, इंटीमेशन भेजते रहेंगे। 2-4 बार रिप्लाई मत, खुद ही आपके असेसमेंट को फाइनल और ओके कर देंगे बाद में। क्यों? क्योंकि आपका जो टैक्सेशन बन रहा था वो कितना बन रहा था? बहुत ही नॉमिनल बन रहा था। वेट कर लेते कुछ टाइम तक, उन्हें लगता है कि असेसी जवाब ही नहीं दे रहा, छोटा मोटा अमाउंट है, कौन बार बार इसे बुलाए, दुनिया भर का हमारा कॉस्ट लगेगा, हमारा भी समय बर्बाद होगा। बड़े पर्सन को पकड़ो जिसके पास ज्यादा पैसे, छोटे मोटे की तरफ उतना ज्यादा ध्यान मत दो। कई बार लोग अपना गलत रिटर्न फाइल कर देते हैं, गलत डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, और उनकी डिडक्शन प्रॉपरली एक्सेप्ट भी कर ली जाती है, उन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। रीजन क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट छोटे प्लेयर्स पे कभी ध्यान नहीं देती है। नॉर्मली आपने 1-2 लाख रुपए का हेर फेर इधर से उधर कर दिया तो उसको बहुत ज्यादा नोटिस में नहीं लेते, कई बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिसका एक बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, जो एक बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता है, उस पर उनकी ज्यादा निगाहें रहती हैं, उसके यहाँ रेट भी डाल देते हैं, उसके यहाँ पर जाके सारी प्रॉपर्टी को चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि वहां से एक ह्यूज कलेक्शन होने वाला है। यानी कि रेड जनरली उसी के यहाँ पड़ता है, टैक्सेशन ऑफिसर्स उसी के यहाँ पर जाते हैं विद डिपार्टमेंट, जिसके यहाँ पर बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट मिलने की संभावना होती है। छोटा मोटा अमाउंट अगर मिलने की संभावना है तो वो तैयारी न करेंगे, न लेके किसी को जाएंगे, अपना समय खराब नहीं करेंगे। मेनली कंसेप्ट क्या है कि टैक्सेशन के कलेक्शन में इतना पैसा खर्च मत करो कि जितना कलेक्ट हुआ उससे ज्यादा तो आपने खर्च कर दिया। तो इकोनॉमी का कंसेप्ट इधर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। बात क्लियर है? तो जब भी छोटा मोटा रिटर्न फाइल करेंगे, कोई एरर हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक ठीक कर देंगे, अगर आपने रिप्लाई नहीं भी दिया तो। ठीक, हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, सर्टेनिटी और इकोनॉमी। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, नोट करो बच्चों। नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट। बेटा लेट सपोज आप कोई बिजनेस करते हो और आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस में आपसे बोल दिया जाए कि 99% टैक्स लगेगा, जितना कमाओगे उसका 99% टैक्स लगेगा। लेट सपोज आपको एक एक्सपेक्टेड है कि 1 करोड़ की मेरी अर्निंग होने वाली है, तो क्या उस काम को करोगे आप? पहली बात तो 1 करोड़ की अर्निंग आसानी से नहीं होती, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उसमें से मिलना कितने वाला है? 1%। दैट मीन 1 लाख मिलने वाला है, 99 लाख कौन ले जाएगा? गवर्नमेंट ले जाएगा। तो पर्सन पहले ही डिस्करेज हो जाएगा, इस काम को करना ही बेकार है कि गवर्नमेंट ने टैक्स इतने ज्यादा लगा रखे हैं।
गवर्नमेंट, आप कहीं इन्वेस्ट करने वाले, इन्वेस्ट करने पर पैसा अर्न होगा, और पैसा जब अर्न होगा तो अगर गवर्नमेंट आपसे ज्यादा टैक्स ले रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां आपको प्रमोट किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट करो, पैसे कमाओ, हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे। आप LIC में पैसे डालो, उधर इन्वेस्टमेंट करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कराओ, वहां पैसे डालो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के बॉन्ड खरीदो, वहां पैसे लगाओ, वहां इन्वेस्टमेंट करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको दिए जाते हैं, आपको इनकरेज किया जाता है, न कि डिस्करेज किया जाता है। यानी आप टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट और वर्क को इनकरेज करे। जैसे अभी हमारे यहां पर हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसेस को प्रमोट किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है और उनको टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? कि वो बिजनेस प्रमोट हो, ना कि डिस्करेज हो। अगर नया बिजनेस खुलते ही उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाए तो क्या कोई पर्सन बिजनेस करना चाहेगा? उसे तो अर्निंग स्टार्टिंग में वैसे ही नहीं हो रहा और फिर वो बिजनेस भी नहीं करेगा। आप देखते हो बेसिक एग्जाम्पशंस मिलती हैं, आप काम चालू करो, आप स्टार्टिंग के 20 लाख 40 लाख रुपए तक टैक्स ही मत दो। जैसे हम GST की बात करते हैं तो बेसिक अमाउंट तक आपने टैक्स देना ही नहीं है। इनकम टैक्स की बात करते हैं, 2-2.5 लाख रुपए कमाओ, उस तक टैक्स ही मत दो, ठीक है। इवन तो अब तो रिबेट देकर के उसे 5 लाख तक लेके आ गए, ये 5 लाख तक कमाओ, टैक्स मत दो। तो ये क्या है? ये इंकरेज करने के तरीके। छोटे लेवल पे काम करोगे टैक्स नहीं देना, जब बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे तब आपने टैक्स देना है। तो हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो डिस्करेज ना करे, हमको क्या करे? इंकरेज करे। हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा वर्क करें, वर्क करने के लिए हमें मोटिवेट करें, तो डीमोटिवेट ना करें। नेक्स्ट रहेगा बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन that means amount collected should be used to welfare of society। जो भी हमारा टैक्स का अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए उसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा नहीं कलेक्ट करके अपने पास जमा करते चले जाएं। टैक्सेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनको नीड है, जिनके पास एक्सेस है उनसे कलेक्ट कर रहे हैं, जिनको नीड है उनके पास हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा हमारा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। बताओ बेटा, आपने कौन सा ऐसा पॉइंट था जो मुझे नहीं बताया था? मोरलेस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट था, लेकिन बातचीत तो यही चल रही थी कि पैसे का क्या करेंगे, कलेक्ट कैसे करेंगे, किससे ज्यादा कलेक्ट करेंगे, किससे कम कलेक्ट करेंगे। आगे नोट करो बच्चों, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस टू कलेक्ट टैक्स। टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसे कलेक्ट करने में कन्वीनियंस रहे। कन्वीनियंस टू कलेक्ट टैक्स। बच्चों आप डेली पैसे कमाते हो, ठीक बात है, और डेली कोई आपसे टैक्स मांगने आए तो कई बार बड़ा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। लेट सपोज मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चे मुझे फीस देते हैं, बच्चों ने मुझे फीस दिया, मैंने घर में जाकर के बताया कि आज मैंने इतने रुपए कमाए, बात समझ रहे हो? तो घर में जाके मैंने पैसे दे दिए। जैसे ही मैंने पैसे दिए, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से एक पर्सन आ जाता है, देखो जी पैसे कमाए, साउंड आ रहा है बाहर आपका, टैक्स दीजिए। चलो कमाई थी, टैक्स दे दिया, अच्छी बात है। अगले दिन फिर कमा के पहुंचे, अगले दिन फिर वो आया, टैक्स दे दिया। तीसरे दिन कुछ पैसे कमाए जरूर थे, लेकिन रास्ते में कहीं गिर गए, वैसे ही परेशान थे। घर पहुंचे कि आज की क्या इनकम है, कि आज की इनकम तो थी लेकिन वो रास्ते में गिर गई। तो घर पर वैसे ही डांट पड़ रही थी, शोर शराबा हो रहा था घर में। इतने में टैक्सेशन अथॉरिटी आ जाता है कि अरे आप तो पैसे कमा के लाए, आज भी टैक्स दीजिए। तो कैसा लगेगा अंदर से कि आओ आज आपको अच्छे से टैक्स देते हैं अंदर तो आओ पहले तुम, ठीक है। हमारे यहाँ वैसे ही कलेश हो रहा है, तुम्हें टैक्स की पड़ रही है। तो टैक्सेशन का जो कलेक्शन होता है वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब मर्जी उठते बैठते लाओ टैक्स दो, चलो टैक्स दो। इनका कहना है आराम से कंप्लीट ईयर कमाओ,
जब कंप्लीट ईयर कमा लोगे तो नेक्स्ट ईयर हम आपके टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, तब आपसे रिकवर करेंगे। जो प्रॉफिट लॉस होंगे सारे हम एक साथ देख लेंगे। तो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, टैक्स का कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल दैट मीन्स impose according to economic condition। जैसी इकोनॉमिक कंडीशंस रहेंगी उनके अकॉर्डिंगली ये इम्पोज किया जाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। और क्या आपके इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है? क्या डिफरेंट पर्सन्स पर वो अलग अलग तरीके से इम्पोज किया जाता है? कुछ पर्सन्स पर हायर टैक्स लगता है तो कुछ पर्सन्स पर लोअर टैक्स लगता है। कुछ को हम बेनिफिट दे रहे होते हैं तो कुछ पर हम 30% के रेट से फ्लैट टैक्स भी कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसी इकोनॉमिक कंडीशंस रहेंगी वैसे वैसे हम टैक्स इम्पोज करते रहेंगे। तो दीज आर द कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम। सारी नहीं है बट हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट बना ली है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है क्या ये एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप इजीली वहां पर बता पाओगे। कोई दिक्कत रहेगा बेटा? यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, पॉइंट नंबर 8। बच्चों आप सीएस क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, क्या कर रहे हैं बेटा? अचीव अवर गोल्स। और बेटा क्या क्या गोल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा बता दो, एक एक दो दो करके। अर्न मनी और गुड क्वांटम ऑफ मनी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हैविंग द रेपुटेशन इन द सोसाइटी। और बेटा अर्निंग मनी एंड डिग्निटी, सोसाइटी का भी वेलफेयर करना है, स्कूल्स वगैरह ओपन करने सीएस बनने के बाद। ठीक है, मेरे कंपटीशन में करोगे? चलो, और बेटा अच्छी बात है, करना चाहिए। ठीक है जी, टू अर्न रिस्पेक्ट, क्योंकि अच्छा कोर्स करने के बाद एक रिस्पेक्ट अलग से मिलता है कि देखो जी इतना अच्छा, पैसे तो कोई भी कमा सकता है लेकिन अच्छे कोर्स के बाद कमाए वो अच्छी बात। और बेटा बच्चों जी, मम्मी पापा ने बोला इसलिए कर रहे हैं, हाँ या ना? चलो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। क्या होता है, ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है। कई बार किसी को नहीं पता होता मैं क्यों कर रहा हूँ, घर वालों ने बोला बस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, घर वाले बोल रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं करता। बहुत सारे हम ऑब्जेक्टिव लेकर के इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन हम टैक्सेशन की हम बात करें तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? जो हमारे सीएस बनने के पीछे काफी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो क्या टैक्सेशन के पीछे भी तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रहे होंगे? हालांकि देखो एस्पेक्ट हमारे घूम फिर करके वही आएंगे, बट क्वेश्चन हमारा डिफरेंट हो जाता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें आंसर में मॉडिफिकेशन करना होता है, उसे बताने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। और कई बार ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई देती हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं वैसे ही उनकी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। क्यों बन जाती है? मैं एक आर्मी पर्सन की बात कर रहा हूं जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? भाई उसने गन पकड़ा हुआ है, एक प्रॉपर ड्रेसअप पहना हुआ है जो कहीं ना कहीं ग्रीनरी से मिलता हुआ है, मतलब उसका कलर थोड़ा सा मिट्टी से मिलता हुआ है या पेड़ पौधों से मिलता हुआ है, जिससे ऐसा लगे कोई पेड़ पौधा खड़ा हुआ है, कोई इंसान नहीं खड़ा हुआ। हाँ या ना? उनकी ड्रेस का कलर भी मैचिंग होता है, जिसे डिस्टेंस से देखा जाए तो महसूस नहीं होता कोई पर्सन खड़ा हुआ है। गन उसमें हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जैसा ऑब्जेक्टिव है वैसी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई भी दे रही है। क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन करना, और प्रोटेक्शन करने के लिए वेपन की जरूरत पड़ेगी, खुद को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा ईच एंड एवरी टाइम। तो जैसा काम होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, कई बार अकॉर्डिंगली हमारे नेचर भी ऐसे ही बन जाते हैं। जैसे सीएस करना है, हमें बहुत सारा नॉलेज गेन करना है, तो ईच एंड एवरी टाइम ऐसा लगता है ये पर्सन तो नॉलेज गेन ही करता रहता है, पढ़ता ही रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसी हो जाती है हमारी? मोरलेस कुछ कुछ ऐसी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है
कि ऑब्जेक्टिव और करेक्टरिस्टिक्स में कुछ पॉइंट आपको कॉमन से लगेंगे, लेकिन कॉमन लगने के पीछे क्या है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती हैं। अगर हमको स्पोर्ट्समैन बनना है तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाएंगी, हमारी बॉडी फिटनेस चेंज हो जाएगी, हमारे काम करने का तरीका बदल जाएगा, हम एक्सरसाइज करेंगे, सुबह सुबह जा करके दौड़ लगाने जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जब हमको बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनना है, पढ़ाई ज्यादा करनी है, तो सुबह जाग करके अपना कॉपी उठाते, किताब उठाते, वहां पर हम रिवीजन कर रहे होते हैं। जो काम हमें करना है करेक्टरिस्टिक्स भी हमारी वैसी ही होती चली जाती है। तो कुछ पॉइंट कॉमन रहेंगे। रीजन क्या है कि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली करेक्टरिस्टिक्स पर इंपैक्ट पड़ता है। ठीक बात, वही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहां पर आपको रिपीटेशन में दिखाई देंगी, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स तो यहां रिपीट होकर के आएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली ही करेक्टरिस्टिक्स सेट होती हैं। आगे बढ़े बेटा, तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, नोट करो पॉइंट नंबर 1। बेटा टैक्सेशन लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें पैसा कलेक्ट करना होता है, क्योंकि पैसा कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद ही तो हम उसे एक्सपेंस कर सकते हैं, उसके बाद ही तो हम सोशल वेलफेयर कर सकते हैं। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, टैक्सेशन लगाते हैं। तो टैक्सेशन लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कलेक्ट रेवेन्यू। सेकेंड पॉइंट हम यहां नोट करेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव। टैक्सेशन के कुछ बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, और वो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, जो रेवेन्यू ये कलेक्ट कर लिया उसे सोसाइटी के लिए एक्सपेंस करना। और सोशल ऑब्जेक्टिव की एक बार लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या रहेंगे, हालांकि वो सारे पॉइंट रहेंगे जो हम करेक्टरिस्टिक्स में मोर और लेस पढ़ रहे थे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में नोट करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। दूसरा, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी ऑफ सोसाइटी, सेफ्टी ऑफ सोसाइटी। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 3। पहला बेसिकली हमने बात किया बेटा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि रेवेन्यू जब हमें इकट्ठा करना होता है तो हम टैक्स लगाते हैं। दूसरा, सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने होते हैं तो इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हमें क्या करने पड़ते हैं, टैक्स लगाने पड़ते हैं। और ये पैसे की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमने क्या करना पड़ता है, उसी टैक्सेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तीसरा, अगला है सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी ऑफ सोसाइटी। ये सारे एस्पेक्ट में हमने पैसे को खर्च करना पड़ता है, तो यहां हमको टैक्सेशन की जरूरत पड़ती है, हमको फंड की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हम फंड कलेक्ट करते हैं या टैक्सेस लगा रहे होते हैं। यही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्लियर? तो पहला ऑब्जेक्टिव कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दूसरा ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और तीसरे ऑब्जेक्टिव को हम यहां नोट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर सोसाइटी के किसी सेगमेंट को अगर हमने डेवलप करना है तो कई बार प्राइवेट प्लेयर किसी सेगमेंट को डेवलप नहीं करेंगे। जो अंडर डेवलप्ड एरिया होगा उसे प्राइवेट सेगमेंट, कोई प्राइवेट पर्सन, कोई प्राइवेट एंटिटी उसे डेवलप करने का प्रयास नहीं करेगी। लेकिन गवर्नमेंट कई बार ऐसी जगह भी पैसे लगाती है जहां डेवलपमेंट बहुत कम है।
जहां से अर्निंग बहुत कम है लेकिन फिर भी वहां पैसे खर्च करके उसे डेवलप्ड बनाने का वो प्रयास करते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ऑल वेदर रोड्स जो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो कई बार वहां जो अंडर डेवलप्ड एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट अगर उसकी जगह कोई प्राइवेट प्लेयर होता तो कोई खर्च करने का प्रयास करता? शायद नहीं करता। उसने कहा इतना रेवेन्यू नहीं मिलता, वो कॉस्ट बेनिफिट देख रहा होता। तो गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, यहां पर पैसा खर्च कर रही होती है। बात क्लियर समझ आ रहा है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेक्स्ट रहेगा बच्चों, इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। बेटा पॉलिसी की अगर हम बात करें तो वे ऑफ वर्किंग, कैसे हमने काम करना है, क्या करना है, ये सारी बातों को डिटरमाइन करना वो हमारी पॉलिसी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, इन गवर्नमेंट ने जो वर्क करना है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। और पैसा कहां से मिलता है? टैक्सेशन से मिलता है। तो टैक्सेशन लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्फोर्स करनी होती है। नेक्स्ट रहेगा पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे इस सारे एस्पेक्ट में, यानी कि सोसाइटी का ईच एंड एवरी सेगमेंट हमारे यहाँ सर्वाइव करता रहे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। यही सारी हम जो अमीर रिचेस्ट पर्सन से उनसे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और जो नीडी पीपल्स है उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमारा एक बैलेंस बना हुआ है, सोसाइटी में बैलेंस बना हुआ है, एक स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। यही हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं टैक्स लगाने के। तो आगे वर्ड यूज कर लो बेटा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमारे हो सकते हैं, लेकिन सारा लिस्ट बना पाना यहाँ बहुत मुश्किल काम रहेगा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? बेटा डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना, बेटरमेंट की तरफ लेके जाना। जैसे हमारे यहाँ रोड्स नहीं है, इंफ्रा नहीं है, ये सारी चीजें अब नहीं होती तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, अभी आपके पास देखो मेट्रो की सुविधा है तो आप घर से यहाँ 1 घंटे में पहुंच सकते हो। अगर ये दिल्ली मेट्रो नहीं होता तो उसी डिस्टेंस के लिए हो सकता है आपको आधा दिन लगाना पड़ता, 4 जाम लग जाता, ट्रैफिक रहता। तो जो आपकी एफिशिएंसी थी, अभी सीधा घर से आते हो, पढ़ के घर लौट जाते हो, उतनी देर आपको रास्ते में आने में ही लगता, ठीक है। पता चलता जब तक पहुंचे कोचिंग लैप्स हो गया आपका। तो डेवलपमेंट है तो आप अपना काम आसानी से कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। ठीक बात है। डेवलपमेंट से बिजनेस करना आसान हो जाता है, सोसाइटी में एफिशिएंसी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक बात। दूसरा, स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिरता बनी हुई है, कोई किसी तरीके का डिससेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ पर्सन है जो बहुत पैसे कमा रहे हैं, कुछ पर्सन ऐसा है जिनके पास खाने के लिए नहीं है, ठीक है। वो खाने के लिए बस उन्हें ऐसा लगता है कि बस मुझे कितना मिल जाए कि एक टाइम का, एक 24 घंटे में एक बार ही खाना मिल जाए, दैट इज नोन एज अनस्टेबिलिटी। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे पर्सन तो उसी कंट्री में रिचेस्ट मिलेंगे, और रिचेस्ट ऐसे मिलेंगे जो वेरी रिचेस्ट रहेंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे रहेंगे जिनके लिए खाना भी नहीं मिलता। तो दैट इज नोन एज अनस्टेबिलिटी। हमारी गवर्नमेंट क्या काम करती है कि ज्यादा पैसे जो कमाता है उससे पैसे लेती है। इवन दो हमारी गवर्नमेंट ने तो यहां तक कर रखा है कि अगर आपके घर में बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं है तो स्कूल भेजो आप उन्हें, हम स्कूल में उनको खाना तक खिलाएंगे, तो मिड डे मील की फैसिलिटी देंगे। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को खाना ना मिले या इतना भी काम ना मिले कि वो अपना खाना खा सके। बात समझ रहे हो? तो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी काफी हद तक है। दूसरा, कई बार क्या होता है अचानक से कुछ बिजनेस ही नहीं है, जैसे कई बार सीजनेबल बिजनेस होते हैं, ये भी एक स्टेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है कि हमें 4 महीने काम मिलता, 4 महीने के बाद हमें काम ही नहीं मिलता। तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, कि कुछ पीक टाइम पर काम आता है उसके बाद हमारे पास काम ही नहीं आता। लेकिन हमारी कंट्री ऐसी है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन पर बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर्स। दूसरों के यहाँ बहुत ज्यादा डाउनफॉल आता है तो उतना हमारे यहाँ आता नहीं है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन एज कम्पेयर टू अदर फिर भी बहुत बेटर है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मानते हैं, अभी डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, लेकिन हमारी इकोनॉमी पर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारे यहाँ से ईच एंड एवरी पर्सन मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि एक तो राजनीतिक स्तर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ बनी हुई है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। हमारी कंट्री जितना डिस्टर्बेंस फ्री है उसमें कोई भी कंट्री नहीं है। बात समझ रहे हो ना? यानी ईच एंड एवरी, मैंने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के पीपल से बात की है तो वो लोग कहते हैं कि सर इंडिया में तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, यहाँ रहने के बाद तो ऐसा लगता है कोई फियर ही नहीं है। जबकि हमारी कंट्रीज में तो सर कई बार ऐसा होता है कि यही नहीं पता होता कि आज सड़क पे निकल रहे हैं तो वो घर वापस सीधे आएंगे या नहीं आएंगे।
ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो डिस्टर्बेंस बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत स्टेबिलिटी है। वहां यहां तक होता है कि पैसा कमा लिया, लेकिन उस पैसे वो पैसा आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा, उसे कोई और छीन ले जाएगा। ये सारी अनस्टेबिलिटीज के आपके पार्ट रहते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को इजीली एंजॉय कर पा रहे हैं, आप होल्ड कर पा रहे हैं, दीज आर द नोन एज स्टेबिलिटी। तो बेटा डेवलपमेंट एक अलग बात है और स्टेबिलिटी होना एक अलग बात है। कई बार डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हो सकता है अनस्टेबिलिटी हो। डेवलपमेंट काफी करा दिया, लेकिन आगे जाकर के पता नहीं अर्निंग हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन की बात कर रहे थे, दीज आर द ऑब्जेक्टिव। अगर हम टैक्सेशन सिस्टम लगा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीजंस छुपे हुए हैं, और वो रीजंस यही हैं। कहीं ना कहीं हमको सोशल रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, उस रेवेन्यू को खर्च भी करना होता है। क्यों खर्च करना होता है, कहां खर्च करना होता है, वो सारे रीजंस बॉटम साइड में बता रखे हैं। कोई दिक्कत रहेगी बेटा? यहां पर हमने लास्ट टाइम पर बात करी थी, डायरेक्ट टैक्सेस की बात करी थी, फिर हमने बात करी थी इनडायरेक्ट टैक्सेशन की भी बात करी थी। हम यहां बात करेंगे सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के कुछ बेनिफिट्स या कुछ मेरिट्स की बात करेंगे, ठीक है, या इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे, या उसके कुछ मेरिट्स या डीमेरिट्स की भी बात करेंगे। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो नोट करो बेटा, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या आपको मालूम है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पॉइंट नंबर 9, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चंस ऐसे ही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो आंसर पॉइंट रहेंगे, उसमें से आपने देख करके ऑल ऑफ दीज टिक करना है, या उसमें से एक पॉइंट आपने आउट करना है। या कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एक्सेप्ट, तो अगर आगे एक्सेप्ट वर्ड लिखा है तो बाकी उसमें सारे मेरिट्स होंगे, एक मेरिट्स नहीं होगा, ठीक बात है। तो उसको ऑड वन आउट करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब वो आपसे मेरिट्स पूछ रहा है, एक्सेप्ट यानी किसको छोड़ करके बाकी सारे मेरिट्स हैं, ठीक है। तो जो एक्सेप्ट है आप उस पर टिक कर दोगे, सर इसको छोड़ करके बाकी सारे हमारे मेरिट्स रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना रहेगी, और 100% आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है 4 to 5 क्वेश्चन भी यहां से बन सकते हैं, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा इन सारे टॉपिक से। तो मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 1, इक्विटी। क्या बच्चों डायरेक्ट टैक्स इक्विटी के साथ लगाया जाता है? क्या डायरेक्ट टैक्स में सोसाइटी के ईच एंड एवरी सेगमेंट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी पर्सन को हम सेम तरीके से ट्रीट करते हैं? अगर हमने बोला कि 5 लाख से ऊपर, हमने अगर ऐसा बोला कि 5 लाख से ऊपर 20% लगेगा तो सभी पर 20% लगेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पर ही 20% लगेगा, कुछ को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर हमने बोला 10 लाख से ऊपर 30% लगेगा तो फिर सब पर ही 30% लगेगा। तो वहां पर क्या रहेगा, मेरिट्स ऑफ इक्विटी चलता है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि इस जगह आप इन्वेस्टमेंट कर दो, आप इस पर्टिकुलर अकाउंट में जमा करा दो, पीएफ में पैसे जमा करा दो, आपको हम डिडक्शन देंगे, टैक्स में छूट देंगे, तो वो सबको देंगे। बात क्लियर है? तो टैक्सेशन में मेरिट्स यानी कि कंसेप्ट चलता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं टैक्सेशन का एक मेरिट रहता है, इक्विटी का कंसेप्ट चलता है। ईच एंड एवरी पर्सन के लिए प्रोविजन हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा नहीं है किसी और पर्सन के लिए कुछ और प्रोविजन बनाएंगे तो डिफरेंट पर्सन के लिए कुछ और प्रोविजन बनाएंगे। तो प्रोविजंस का लगाने का तरीका हमारा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा और सेम रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करो बेटा, हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या टैक्सेशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल होती है? हम कई बार टैक्सेशन ज्यादा लगा देते हैं, कई बार टैक्सेशन कम लगा देते हैं। चेंजेस हम उसमें कॉन्टिन्यूस ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार जो लगा दिया वो कभी बदल नहीं सकता। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, हमारा मेरिट्स बन जाता है कि सर इस सिस्टम में हमारे पास या डायरेक्ट टैक्सेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज भी अवेलेबल है, ये हमारे क्या बन जाते हैं, मेरिट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सर्टेनिटी। क्या हमारा टैक्स सर्टेन होता है? हाँ बच्चों, पहले भी हम बात कर चुके हैं ना इस रिगार्ड में। क्या टैक्स हमारा फिक्स रहता है कि हमको कितना पे करना हमको मालूम होता है? कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं होती ना। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, मेरिट बन गया कि हमारा टैक्स क्या रहेगा, सर्टेन रहेगा। दूसरा रहेगा बच्चों रिड्यूस इनइक्वालिटी। टैक्सेशन
इनइक्वलिटी को रिड्यूस करता है। क्या ये हमारा मेरिट्स रहेगा? बच्चों, जो ज्यादा पैसे कमा रहा है उससे हम ज्यादा टैक्स लेंगे तो उसकी इनकम कम होगी, उसकी वेल्थ कम होगी, उसके पैसे कम होंगे। जो पैसे नहीं कमा रहा उसको हम बेनिफिट पहुंचाएंगे तो उसके पास इनकम बढ़ेगी। तो ये जो बैलेंस है, ये जो ज्यादा और कम पैसे अर्न करने वालों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कुछ हद तक तो कम होगा। तो इनइक्वलिटी हमारा क्या होगा? रिड्यूस होगा। ये भी एक हमारा बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट, गुड इंस्ट्रूमेंट। गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। क्या ये इन्फ्लेशन के केस में एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों? क्या आप मुझे बता सकते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, मैं बार बार आपको समझाता रहता हूं, बहुत रिलैक्स होकर आंसर दिया करो। गलती तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। और सही आ रहा होता तो आप यहां नहीं आते, गारंटेड है। घर बैठ के आराम से पढ़ लेते। रिलैक्स होकर के जो कुछ अंदर से फीलिंग आया करे बोल दिया करो। करेक्ट करना मेरा काम है, सिखाना मेरा काम है। तो कभी भी आंसर देने में हेजिटेट नहीं होंगे और न कभी ये फील करेंगे हमारा कुछ आंसर गलत हो गया। आंसर पूछा है, बता दो। उससे क्या रहेगा? आपके लिए जो बताएगा उसके लिए 100% बेनिफिशियल है, उसे पक्का लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। तो कोशिश क्या करोगे? नहीं आ रहा तो सबसे पहले बताओ, कुछ तो बताओ। इन्फ्लेशन की बात कर रहा था, पहले कभी पढ़ा है, सुना है? क्या होता है? प्राइस लेवल राइज होना इन्फ्लेशन होता है। बेटा, इन्फ्लेशन क्यों होता है? क्यों होते हैं प्राइस लेवल राइज? डिमांड सप्लाई की वजह से भी प्राइस लेवल राइज हो जाते हैं। डिमांड सप्लाई कब बनता है? क्यों बनता है? कैसे बन जाता है डिमांड सप्लाई? बेटा, कई बार क्या होता है, नीड है लेकिन पॉकेट में पैसे ही नहीं है, तो नीड होते हुए भी हम डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड को होने के लिए पॉकेट में पैसे होना जरूरी। आप डिमांड का एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर पढ़ा होगा, एबिलिटी टू पे करने की एबिलिटी नहीं, पॉकेट में पैसे नहीं, डिमांड आप करोगे ही नहीं और ना उसे डिमांड में शामिल करेंगे। डिमांड बढ़ेगा तभी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस लेवल पर इंपैक्ट पड़ता है। डिमांड बढ़ता है तो प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं। बट मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब डिमांड ही नहीं बढ़ेगा तो प्राइस लेवल कहां से बढ़ जाएगा? और जब पैसा नहीं होगा तो डिमांड ही नहीं होगा। मेन तो कारण पैसा है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, बेटा ये जादुई पेन है। मैंने बोला कि जो इस पेन को यूज करेगा उसे एग्जाम में कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हाथ चलेगा और लिखता चला जाएगा और सारा आंसर ठीक हो जाएगा। सबके अंदर एक फीलिंग आ रहा है, सर इस पेन को खरीद लेते हैं, बताओ कितने पैसे का है? हाँ या ना? मैंने बोला बच्चों ये 10 रुपए का है, जादुई पेन है। इमेजिन कर लो कि जादुई पेन, वास्तव में फील करो 10 रुपए का। क्या सभी खरीदना चाहेंगे इसे? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो बोले सर मैं नहीं खरीदूंगा। सभी रेडी है ना 10 रुपए में। अब दिक्कत यह कि एक पेन तो एक मैं सबको कैसे दे सकता हूं? मुझे लगा ये तो सारे के सारे खरीदार बैठे हैं। मैंने कहा ये पेन 1 लाख रुपए का है। लेकिन बच्चे सोच रहे होंगे अब भी खरीद लेंगे सर, वैसे ही बहुत सारा कोचिंग का फीस देना पड़ता है। फाउंडेशन पास हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव पास हो जाएगा, प्रोफेशनल पास हो जाएगा, उसके बाद ना आईएएस के एग्जाम में भी बैठ ही जाएंगे। ठीक है, उसको भी क्लियर कर ही लेंगे क्योंकि पेन तो जादू ही है। मेन थिंग इज दैट कि आप इसे 1 लाख रुपीज में भी खरीदने को तैयार हो गए सारे के सारे बच्चे। बेटा 10 रुपए की बेकार सी चीज थी, कितने में पहुंच गई? 1 लाख में। जब फिर भी यहां पर कस्टमर बने हुए तो मैंने कहा अब ये 1 लाख में नहीं मिलेगी, हम तो ये 50 लाख में मिलेगी। हो सकता है 10-5 लोग उसमें से भी तैयार हो जाएं। फिर ये 1 करोड़ पहुंचेगा, 2 करोड़ पहुंचेगा। ये बेटा इसके प्राइस बढ़ कैसे रहे? क्योंकि लोगों की पॉकेट में पैसे हैं। अगर आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होते, लेट सपोज आपकी पॉकेट में 11वां रुपया ही नहीं होता, 10 ही रुपए होते, तो जैसे ही मैं 15 रुपए में पहुंचता आप सब मना कर देते सर पैसे ही नहीं है, कैसे खरीदे? जब पॉकेट में पैसा होता है तो प्राइस लेवल अपने आप बढ़ते हैं। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि इनकी पॉकेट से पैसे निकाल लो। और पॉकेट से पैसे कैसे निकलेंगे? ये इनकम कमा रहे हैं ना, उसका एक पोर्शन इनसे टैक्स के तौर पर वापस ले लो। और जैसे एक पोर्शन टैक्स के तौर पर वापस आएगा तो पॉकेट का लेवल डाउन होगा। पॉकेट का लेवल डाउन होगा तो खर्चे कम करेंगे, खर्चे कम करेंगे तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। तो गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जब ज्यादा बढ़ता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा टैक्स इंपोज करके उनके पैसे मार्केट से यानी पब्लिक के पैसे अपने पास वापस ले लेगा। जब पब्लिक से पैसे वापस आ जाएंगे तो पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा तो इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि पैसा होना। आपने सुना होगा नोट बैन हुआ था तो प्रॉपर्टी के रेट बहुत डाउन गए थे। भाई नोट बंद हुए थे, प्रॉपर्टी थोड़ी ना बंद हुई थी। प्रॉपर्टी के रेट कैसे डाउन हो गए? क्योंकि पॉकेट में जब पैसे नहीं होंगे तो खरीदार कहां से आएंगे? और जब खरीदार नहीं आएंगे तो जो बेचने वाला वो पहले जो 50 लाख में सेल कर रहा था वो कहेगा 40 में ही ले लो कोई।
फिर कहेगा 35 में ही ले लो, खरीद तो लो, फिर भी सामने वाला बोला पैसे ही नहीं है, कहां से खरीदें, फिर वो 30 पर भी आएगा। तो प्रॉपर्टी के रेट काफी हद तक डाउन गए। अभी एक और कारण है प्रॉपर्टी के रेट डाउन जाने का, जैसा सुना जा रहा है, अगर ऐसा कंसेप्ट चल गया, कुछ न्यूज मिल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं न्यूज वो ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन की तरह फैल रहा है, वो अनऑफिशियल न्यूज है। दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि एक हम डीमेट अकाउंट प्रॉपर्टी का ओपन कराएंगे। जैसे जैसे आप अपने शेयर्स एक डीमेट अकाउंट में डालते हो, वैसे आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी उस डीमेट अकाउंट में डाली जाएंगी। उस डीमेट अकाउंट में सारी प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन होगा। तो जिस भी पर्सन के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में है, वो सारी प्रॉपर्टी एक ही डीमेट अकाउंट में आ जाएंगी। तो पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर पर्सन के पास कितना प्रॉपर्टी है। जो बेनामी संपत्ति हुआ करती थी उस पर रोक लगेगा। और ये भी बोला जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी किसी के डीमेट अकाउंट में नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? गवर्नमेंट को चली जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी हम ऐसे ही डाल के रखते थे किसी मतलब अनदर नाम से, जो हमारे नाम में नहीं हुआ करती थी, जो हमने फेक नाम में बना रखी है, जो हमने कुछ कंपनीज बना करके उनके नाम में कुछ प्रॉपर्टीज कर रखी है, कुछ संस्थाएं बना के उनके नाम में प्रॉपर्टीज कर रखी है, अगर वो प्रॉपर्टी या तो किसी पर्सन के अकाउंट में जाएगी या फिर वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो जिस दिन ये लॉ अगर एप्लीकेबल हो भी गया, कंसेप्ट तो मुझे बहुत बढ़िया लगा जब मैं इसके बारे में फील कर रहा था कि इसका तोड़ कैसे हो सकता है, लेकिन इसका तोड़ निकल भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट वो बहुत कम पर्सन कर पाएंगे, हर एक पर्सन उसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक पर्सन को उतना नॉलेज नहीं होता। आपको मालूम है कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, आपको मालूम है नहीं है? आपको मालूम है कॉर्पोरेट सोसाइटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने नाम में प्रॉपर्टी रख सकती है। ये कब मालूम चला? जब कंपनी लॉ पढ़ा। कब मालूम चला? जब डिटेल में इतना पढ़ाया गया, समझाया गया, उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन आए। क्या सोसाइटी के हर एक पर्सन को ये सब कुछ मालूम है? नहीं मालूम। उसे तो समझ ही नहीं आएगा मैं करूं क्या, वो इधर से उधर दौड़ता फिरेगा, वो अपने नाम में सारी प्रॉपर्टी करवाने का फिर प्रयास करेगा। हालांकि इसका एक तोड़ है कि आप एंटिटी बना लो आर्टिफिशियल, उसके नाम में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवा दो, उसके नाम से डीमेट अकाउंट खुलवा दो। जब एक नेचुरल पर्सन का डीमेट अकाउंट खुलेगा तो पक्का पक्का आर्टिफिशियल का भी खुलेगा फिर, क्योंकि फिर ऐसे तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कंपनी लॉ सारा का सारा वायलेट हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज बनवा के आर्टिफिशियल आप उसमें प्रॉपर्टी को नाम करवा दो, उनके नाम डलवा दो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन फिर भी ऑफिशियल तो हो जाएगा ना सारा का सारा। और अगेन जैसे ये लॉ आएगा तो बहुत सारी प्रॉपर्टी सेल भी होंगी सस्ते रेट्स में, और सस्ते रेट में सेल होगी तो जो ये मोदी जी कहते हैं कि सबको घर मिलेगा, मुझे लगता है सबको घर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल कर दिया गया। ठीक बात है। चलो मुद्दे पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम की, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसमें हमने बात किया था गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है बड़ा ही सिंपल होता है, इनकम कमाए उसमें सर्टेन परसेंटेज से हम क्या कर लेते हैं, टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट ही हमारे यहां पर बना रहता है। बच्चों पॉइंट नंबर 10 में हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के डीमेरिट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट रहेगा यहां पर इवेजन। बच्चों टैक्स में इवेजन का मतलब होता है टैक्स को बचाना, टैक्स चोरी करना एक तरीके से। टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स को बहुत बचाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रयास किया जाता है, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता कि मैंने जो इनकम कमाया इसका एक सर्टेन पोर्शन किसी दूसरे पर्सन के पास जा रहा है। और क्योंकि इनकम हम कमाते हैं और हम बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट रखते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर कलेक्शन के चार्ज नहीं बढ़ाना चाहते, इसकी कलेक्शन की कॉस्ट को नहीं बढ़ाना चाहते, तो हमने बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंस नहीं लगा रखे। हमने सिर्फ इतना बोल रखा है कि आपने इनकम कमाया, आप खुद ही कैलकुलेट करो, खुद ही डिस्क्लोज करो, खुद ही जमा करा जाओ अपने आप। सेल्फ असेसमेंट कंसेप्ट है मोस्टली। टैक्स में क्या होता है बच्चों, आगे मैं पढ़ाऊंगा, सेल्फ असेसमेंट कंसेप्ट होता है। आपने कमाया, आप खुद कैलकुलेट करो, खुद ही हिसाब लगाओ और ऑनेस्टी के साथ सारी बातों को डिस्क्लोज करके टैक्स जमा करा दो। बेटा जब किसी का पैसा कोई कमाएगा तो क्या वो ईमानदारी से सारी चीजों को डिस्क्लोज करेगा? नहीं करेगा, वो छुपाने का प्रयास करेगा, सारे ट्रांजेक्शन्स कैश में करके उन ट्रांजेक्शन्स को आउट करने का प्रयास करेगा, यानी उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड में लेकर नहीं आएगा। तो जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में नहीं आएंगे तो टैक्स का कलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स का एक ये डिसएडवांटेज हो जाता है ड्यू टू दियर सिंपल कंसेप्ट, ड्यू टू लेसर कॉस्ट इन कलेक्शंस और लेसर चेक्स एंड बैलेंस, यहां पर टैक्स एवेजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इंडिया में अगर देखा जाए रिटर्न फाइलिंग, आपने अभी रिसेंटली सुना होगा एक बजट स्पीच में ये बता रहे थे कि इंडिया में रिटर्न फाइलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम इतना सिंपल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे रिटर्न फाइल होते हैं, क्यों फाइल ना हो रिटर्न? अभी देखो इन्होंने लिमिट बढ़ा करके 5 लाख कर दिया रिबेट दे करके। अभी तक जो टैक्स फाइल कर रहे, देखो इनकम बढ़ती कैसे है। इंडिया में इनकम की कमी नहीं है। अगर इंडिया को जैसे हमारे जो रिकॉर्ड्स आते हैं पर कैपिटा इनकम के, वो सही रिकॉर्ड्स नहीं आते, वो आधे से भी कम आते हैं, हाफ से भी कम आते हैं। और फिर हमको उनको वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं, ऐसा लगता है यूएस वाले बड़ा कमाते हैं, हम तो नहीं कमाते इतना। जबकि रियलिटी में इंडिया की पर कैपिटा इनकम मुझे ऐसा लगता है डबल से भी ज्यादा है। जितना ऑफिशियली अनाउंस होता है उसके डबल से भी ज्यादा है, क्योंकि कभी कोई डिस्क्लोज करता ही नहीं है। अगर हमारा 2.5 लाख का स्लैब है तो हम अपनी इनकम 2.5 लाख से ऊपर दिखाएंगे ही नहीं। मजबूरी वाली बात एक अलग है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो दिखाना पड़ेगा, मुझे तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से आ रहा है। बाकी अदरवाइज अगर हम कहीं से अर्न करते हैं, बिजनेस से अर्न करते हैं, तो हो सकता है एक बिजनेसमैन 50 लाख कमाता हो लेकिन अपनी इनकम कितनी दिखाएगा? 2.5 लाख। तो मैं ये कहता हूं उससे पर कैपिटा इनकम पे क्या इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? अभी इन्होंने जो किया ना कि 2.5 लाख से 5 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया। अब देखना ये इनकम लेवल कुछ टाइम में अनाउंस करेंगे कि हमारे यहाँ इनकम लेवल बहुत बढ़ गए हमारी वजह से। इनकम लेवल तो पहले से ही थे। अब जैसे ही आपने 2.5 से लिमिट को स्लैब को 5 लाख पे लेके आ गए, तो वो उछल के इन्वेस्टर कहाँ जाएगा कि मेरी 5 लाख तक इनकम है लेकिन उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है बात, जहां तक टैक्स नहीं देना मैं वहां तक अपनी इनकम दिखाऊंगा। और यहां तक कि कई बार स्टूडेंट भी अपनी इनकम दिखा देंगे कि कौन सा टैक्स देना है। 5 लाख का रिटर्न तो फाइल कर ही सकते हैं, कैपिटल बेस बनेगा। अभी इनकम नहीं है, रिटर्न दिखा दें। बाद में क्या होगा, जब इनकम अराइज होना स्टार्ट होंगी तो ऑलरेडी पहले से हमारा कुछ कैपिटल बेस बन जाएगा और फिर उन इनकम को हम इनडायरेक्टली आपस में एडजस्ट कर पाएंगे, सेट ऑफ कर पाएंगे। लेट्स सपोज आप 5 लाख की इनकम अभी से दिखाते हो, अपनी 4.5 लाख 5 लाख की इनकम अभी से दिखाते हो और अगले 5 साल तक दिखाते हो, तो करीब करीब 20 लाख 22 लाख का आपका खुद का कैपिटल बन जाएगा। 20-22 लाख रुपए कहीं डायरेक्ट आप कैश में लगा भी दोगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि आपने उतना इनकम लीगली दिखा रखा है पहले से। तो मेन थिंग इज दैट कि सोसाइटी इनकम उतना ही दिखाता है जितना कई बार वो दिखाना चाहता है। तो टैक्स इवेजन हमारे यहाँ बहुत होता है, और टैक्स इवेजन होने के पीछे रीजन ये है कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। अगर हम यहाँ पर बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंस लगा दें, एक सिंपल एक स्मार्ट कार्ड बनवाए जिसका नाम आधार रख दो या कुछ और रख दो, जब भी एक पर्सन एक्सपेंस करे तो वहां पर आधार स्वैप करना मैंडेटरी हो जाए या अपना फिंगर स्वैप करना मैंडेटरी हो जाए। हर जगह जहां भी एक सिंगल रुपया खर्च करोगे, हर जगह आधार स्वैप होने के बावजूद ही पेमेंट एक्सेप्ट किया जाए। सिंपल सी बात है। और मैंडेटरी कर दिया जाए कि कैश में ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। बहुत ही स्मॉलर है, फ्यू ट्रांजेक्शन को छोड़ करके कैश में ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सारे के सारे ऑनलाइन हो जाएंगे या आधार स्वैप कर दिया जाएगा। तो इनकम की जानकारी नहीं दे रहे हो तो एक्सपेंसेस की जानकारी रहेगी। तो जितने ज्यादा एक्सपेंसेस को ट्रेस करोगे और उनको लिंक कर दो डायरेक्टली आपके पैन कार्ड से, या पैन कार्ड को खत्म ही करो, सिंपली एक आधार रहने दो, वही पैन कार्ड का काम करे, वही आधार कार्ड का काम करे, वही डीएल का काम करे, वही आपकी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट का काम करे। जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसी की चिप में फीड होनी चाहिए, उसी चिप में पर्टिकुलर पर्सन का इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, सारा डिटेल उसमें रहना चाहिए। एक स्मार्ट कार्ड बनाओ कंप्लीटली। लेकिन ऐसा करेंगे तो दिक्कत ये आएगी ना कि कुछ लोग फिर जो बचना चाहते हैं वो कैसे बचेंगे। और इस सिस्टम को इंपोज करने में बहुत सारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सारे डिपार्टमेंट को आपस में एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा। हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हैवी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, टेली कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डेवलप्ड होना चाहिए। करेंगे, होगा ये काम, 100% होगा। और तब आपका 100% करप्शन रुक जाएगा। कोई ब्राइब लेगा ही नहीं, क्योंकि ब्राइब लेगा तो पैसा कहाँ जाएगा, अकाउंट में जाएगा, तुरंत इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा। अरे ये तो सैलरी कमाता है 20,000 रुपए, इसके पास 5 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए एक पर एनम। ठीक बात है, उसने प्रॉपर्टी खरीदा तो उसके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। तो बहुत सारे चीजें रुक सकती है, बट उसके लिए बहुत बड़े चेक्स एंड बैलेंस हमें लगाने पड़ेंगे। अभी हम नहीं रोक सकते। अभी हमारा डिसएडवांटेज है कि हमारे यहाँ पर इवेजन है और इसे हम रोक भी नहीं सकते। ठीक बात है। किसको? बेटा कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, दूसरा क्या है कि अभी जो ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास लोकसभा राज्यसभा दोनों की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, राज्यसभा में अभी ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट का बेनिफिट, वहां पर बहुमत नहीं है, उनका वोटिंग। दूसरा ये भी होता है कई बार ना कि हम चाहते हैं कई बार सिस्टम कंप्लीट ना हो। बात समझ रहे हो ना? अगर हम सिस्टम के पार्ट बने, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी के ऐसा भी हो सकता है, मैं एक एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूं कि मान के चलो मैं आप सबको गलत करने से रोकना चाहता हूं लेकिन मैं खुद गलत करना चाहता हूं। जब मैं सबके लिए सिस्टम बना दूंगा तो सिस्टम में तो मैं भी तो आ जाऊंगा।
हाँ है ना। तो दिक्कत यहां भी हो सकती है कि अभी सिस्टम को कुछ टाइम और चलने दिया जाए, या फिर कई बार क्या होता है ईच एंड एवरी पर्सन सपोर्टिव नहीं होता। भाई उस जगह जहां बैठते जो लॉ बनाता है वो एक पर्सन थोड़ी होता है, और सबका थॉट प्रोसेस, सबकी सोच अलग होती है। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेटा सिस्टम से धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, जैसे हम और आप जैसे लोग वहां पहुंचेंगे, धीरे धीरे जो यंग जनरेशन पहुंचेगी, जो न गलत करने देगी न गलत करेगी, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? और हो रहा है, देखो अभी बहुत कुछ चेंज हो गया। इवेजन की हम बात कर लेते हैं। इवेजन क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े बेटा। अनइकोनॉमिकली नोट करो बेटा, कई बार आपका टैक्स कलेक्शन अनइकोनॉमिकली भी हो जाता है, कई बार हो जाता है। लेट सपोज किसी छोटी सी जगह पर, किसी पर्टिकुलर एरिया में हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना रखा, उसमें सारे ऑफिसर्स बिठा रखे हैं, बट उस एरिया में टैक्स कलेक्शन ही नहीं आता क्योंकि वहां बहुत ज्यादा इनकम्स नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे। वहां रिटर्न, कंप्लीट एरिया में रिटर्न फाइल करने वाला एक पर्सन, और उसके लिए कंप्लीट बिल्डिंग बना रखी है, डिपार्टमेंट बना रखा है, सबके लिए एयर कंडीशनर लगा रखे हैं, उनको रहने के लिए घर भी दे रखे हैं। तो समटाइम क्या होता है कि एरिया वाइज हम देखा जाए तो कुछ अनइकोनॉमिकल कंसेप्ट भी हो जाते हैं, कलेक्शन चार्जेस बहुत हो जाते हैं, बट टैक्स कलेक्शन हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है या फ्यू होता है, क्योंकि ऑफिसर्स बिठाने पर भी खर्चे लगते हैं, उनको सैलरी भी देना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनपॉपुलर इन सम कंट्रीज। बेटा कई सारी कंट्रीज में ना डायरेक्ट टैक्स काफी अनपॉपुलर है, वहां डायरेक्ट टैक्स बहुत कम रखते हैं वो लोग, इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। उनका जो इनकम का सोर्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होता है। डायरेक्ट टैक्स तो कहीं कहीं तो बिल्कुल उन्होंने जीरो कर रखा है, जहां कोई डायरेक्ट टैक्स लगता ही नहीं है, और कहीं कहीं लगता है तो बहुत कम क्वांटम में लगता है। तो इनका कहना है जो डायरेक्ट टैक्स हम जो इम्पोज कर रहे हैं पर्सन वाइज, इंडिविजुअली इनकम वाइज जो इम्पोज कर रहे हैं, वो कई बार डिफरेंट जगह पर अनपॉपुलर भी होता है। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही, जो एक्सपेंस कर रहा है उससे आप पैसे ले लो, जिसने इनकम कमाया उससे ले रहे हो, तो इट मे बी पॉसिबल कि कई बार वो ज्यादा इनकम कमा रहा है, तो उस ज्यादा इनकम के अगेंस्ट उसके पीछे बैक एंड में बहुत सारी पॉपुलेशन भी हो सकती है। एक पर्सन घर में एक ही कमाने वाला, उसके पीछे जो डिपेंडेंट है 50 लोग हैं, ठीक बात है। अगर वो 1 लाख रुपए मंथली कमाता है तो पर पर्सन कितना हुआ, 2000 रुपीज पर मंथ। एग्रीगेट वे में उसकी 1 लाख की इनकम पे टैक्स लग रहा है, लेकिन टेक्निकली उसे खर्च तो बहुत ज्यादा करना है। और जो 2-2 हजार रुपए पर पर्सन खर्च किया जाएगा तो पर मंथ बहुत बेसिक नेसेसिटीज के लिए खर्च किया जाएगा, लग्जरियस आइटम के लिए तो खर्च किया नहीं जाएगा। और एक पर्सन 1 लाख ही कमाता है, अकेला पर्सन है, तो वो लग्जरियस आइटम पे खर्च करेगा, वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो कई बार क्या होता है कि ये जो अनपॉपुलर हो जाता है सम कंट्रीज में, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एडवर्स इंपैक्ट डाल देता है, एडवर्स इंपैक्ट प्रोवाइड कर देता है। और कुछ कंट्रीज में, जैसे हमारी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अच्छे खासे क्वांटम में डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, तो ये क्या बन जाता है, डीमेरिट्स बन जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव। एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि जो सेविंग करने के जो इंसेंटिव है वो बहुत कम है। जैसे आपने सुना होगा कि 1.5 लाख रुपए तक की इनकम को आप इन्वेस्टमेंट करके सेव कर सकते हो। जैसे आपने एटीसी में, आगे मैं जब आपको डिडक्शन पढ़ाऊंगा तो हम बात करेंगे एटीसी की, तो 1,50,000 रुपए की इनकम तक को आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ऐसे हम कुछ बातें करेंगे। कितना सा इंसेंटिव दे रखा है, अपनी इनकम का मात्र 1,50,000 रुपए बचा सकते हो आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थोड़ी बड़ी दो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख सेव करने की बात करवाओ कि 20 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको सेव हो जाएगा पैसा। तो सेविंग के इन्वेस्टमेंट कम है, इंसेंटिव यहाँ पर टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्स में काफी कम दे रखे हैं, तो इसे हम डीमेरिट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। बेटा डायरेक्ट डीमेरिट्स कई बार बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो हमने इनडायरेक्ट जबरदस्ती के कुछ डीमेरिट्स यहाँ पर बना रखे हैं। बात समझ रहे हो ना? जब कोई डायरेक्ट डीमेरिट्स नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ तो हमें मेंशन करना है ना डीमेरिट्स में, तो वही बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने एक इंसेंटिव को बेस बना लिया कि यहाँ पर जो हमें टैक्स में बेनिफिट जो मिलते हैं, डिडक्शन वगैरह के, वो काफी कम मिलते हैं। मतलब टैक्सेशन में भी आगे बोला जाता है आपने इनकम कमाया और आप इस इनकम में से कहीं इन्वेस्ट करो, हम आपको टैक्स में छूट देंगे। तो वो जो बेनिफिट दिया जाता है, वो डिडक्शन दिया जाता है, वो 1,50,000 तक ही। ज्यादा अमाउंट पर क्यों नहीं है, ज्यादा अमाउंट में डिडक्शन देना चाहिए। नेक्स्ट, नॉट सूटेबल टू पुअर कंट्री।
जो पुअर कंट्रीज होते हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता। जहां पर इनकम ही नहीं है पर्सन की, वहां क्या लगाओगे इनकम पर टैक्स, क्योंकि कंट्री में हर एक पर्सन का इनकम लेवल बहुत डाउन है, तो वहां ऐसे टैक्सेस वहां पर कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं होंगे। और नेक्स्ट रहेगा आर्बिट्रेरी। और कई बार ऐसे टैक्सेशन में आर्बिट्रेरी कंसेप्ट भी चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी बेटा? आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या रहता है? अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आपने इनकम का सही जानकारी नहीं दिया, आपको नोटिस भेजा गया कि आपका सही इनकम क्या है, कुछ आपको से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा गया, लेकिन आपने अपनी इन्फॉर्मेशन हैंडओवर नहीं की, तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर क्या करेंगे? अपनी इच्छा से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे आपका। टेक्निकल वर्ड मैंने बोल दिया है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये क्या होता है? वो अपने आप ही डिसाइड कर लेगा आपका कितना इनकम रहा होगा और आपकी टैक्स कैलकुलेशन करके और आपको नोटिस भेजेगा इतना टैक्स आपने जमा कराना है। तो ये जो आर्बिट्रेरी कंसेप्ट होते हैं ये कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स में ला सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी पर्सन की इनकम को आपने खुद ही अपनी तरफ से एज्यूम करके कैलकुलेट कर दिया। ठीक बात है। तो कई बार हमको टैक्सेशन में आर्बिट्रेरी एस्पेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये हम बच्चों क्या पढ़ रहे थे? सारे के सारे डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज की हम बात कर रहे थे। क्लियर हो गया? आगे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी पढ़ा था, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की हम मेरिट्स की बात करेंगे, फिर उसके डीमेरिट्स की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 11, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट रहा? बोलो बच्चों बोलो, कोई डाउट? पॉइंट नंबर 11 हो चुका? 10 अच्छा 11 है। यहां हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हाई रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन, या स्लैश करके लिख लो कलेक्शन। इनडायरेक्ट टैक्स का एक सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेरिट्स क्या है कि हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कहां से होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस से। या हाई रेवेन्यू कलेक्शंस, सबसे ज्यादा कलेक्शन हमको कहां से होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस से। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, अभी हम अपनी गवर्नमेंट की अगर हम बात करते तो पहले हमारे यहां पर सेल टैक्स सिस्टम चलता था, बैट सिस्टम चलता था, सर्विस टैक्स सिस्टम चलता था। उस सबको चेंज करके हम क्या लेके आ गए? जीएसटी लेके आ गए। जीएसटी लाने के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ गए। जीएसटी लाने के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ गए। हर एक पर्सन डरने लगा कि इसका सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि अगर मैं विदाउट बिलिंग अगर सेल करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं फंसूंगा। हर एक पर्सन बोलता है कि नहीं, मैं तो जो सेल करूंगा वो लीगल तरीके से सेल करूंगा, उस पर सिस्टमेटिकली टैक्स कलेक्ट करूंगा, गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। ऐसी बात नहीं पहले सेल नहीं हुआ करती थी या पहले टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ करते थे, पहले भी टैक्स कलेक्ट होते थे, अब भी टैक्स कलेक्ट होते हैं। और जीएसटी आने के बाद तो और ज्यादा क्वांटम में कलेक्ट होने लगे। और बहुत सारे टैक्सेस को हटाने के बाद एक सिंगल टैक्स हम लेकर के आ गए, उसके रेट भी हमने कम कर दिए बहुत सारे आइटम्स पर। कुछ एक आइटम पर ही बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, जैसे 28% लग्जरियस आइटम पर लगता है। ठीक है, इसके बावजूद भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन का रेवेन्यू कई गुना बढ़ गया। यानी कि हम बात करेंगे जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ गया, यानी कि टैक्स में काफी बेनिफिट्स देने के बावजूद, टैक्स रेट काफी कम करने के बावजूद, मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करने के बावजूद भी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू बढ़ गया। गवर्नमेंट ने स्टेट्स गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया था कि जीएसटी आने की वजह से अगर आपके टैक्सेस के कलेक्शन में कोई कमी आती है, हम आपको कंपनसेशन सेस के थ्रू कंपनसेशन देंगे, कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कंपनसेशन देने की जरूरत ही फील नहीं हुई, क्योंकि जीएसटी के बाद तो कलेक्शंस बढ़े हैं, कम नहीं हुए। यानी टैक्स रेट कम हुए, उसके बावजूद भी आपके कलेक्शन बढ़ गए। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपने एक तो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के सिस्टम में बहुत बड़ा रिफॉर्म कर दिया, बहुत बड़ा सुधार कर दिया। ठीक बात है, बट स्टिल पहले भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन मेन सोर्स होते हैं। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बोली थी कि बचपन में घर से जब 2 रुपए लेकर के टॉफी खाने गए थे ना पहली बार बेटा, उस दिन भी आप इनडायरेक्ट टैक्स दे के आए थे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जब आप एक गोलगप्पे का आप चटकारा लगा रहे हैं ना, तो भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेमेंट कर रहे हैं। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो भी आप पेमेंट कर रहे हैं। डोमिनोज में जाते हो, इनवॉइस स्लिप देते हैं ना, उसमें भी जीएसटी लगा हुआ होता है। दैट मीन्स छोटे छोटे एक्सपेंसेस पर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो रहा है। ये एक मेन सोर्स होता है।
दिस इज द एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टैक्स ऑन हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन या कलेक्शन। अगला पॉइंट रहेगा बच्चों नो इवेजन। वैसे ये कहना गलत है, बट मेरिट से लिख रहे हैं कि यहाँ इवेजन नहीं होता, लेकिन अगर करना चाहे तो पर्सन यहाँ पॉसिबल है, बट एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेशन यहाँ थोड़ा कम होता है, क्योंकि कलेक्ट कोई करता है, जमा कोई और कराता है, बर्डन कोई और बियर करता है, तो उसे लगता है मेरा थोड़ी ना जा रहा है, टैक्सेस तो सामने वाले को देना पड़ रहा है, मैं क्यों टेंशन लूं। मान के चलो मुझे ही देना है, मेरे ऊपर ही ऑब्लिगेशन है, मुझे ही पे करना है, तो मैं 1000 तरीके ढूंढूंगा उस टैक्स को बचाने के लिए, जब मुझे मालूम है सिर्फ मुझे तो इससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना है। और अगर मैंने सही जमा नहीं कराया तो गवर्नमेंट पेनल्टी किस पे ऊपर लगाएगी, मेरे ऊपर। सामने वाला तो सेफ बच जाएगा, तो फिर मैं क्यों टेंशन लेने लगा। जब सामने वाले ने पे करना है तो मैं तो उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा ना। तो ये एक यहां मेरिट्स बन जाता है नो इवेजन। इवेजन का मतलब क्या रहेगा बेटा, यहां पर टैक्स में चोरी नहीं होता, टैक्स में बचाव नहीं होता, यहां जमा सिस्टमेटिकली करा दिया जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमी हर जगह लिख सकते हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं टैक्स को कलेक्ट करके जमा कराना, गवर्नमेंट का खर्चा काफी कम आ जाता है। आगे हम बात करते हैं वाइड कवरेज। बेटा वाइड कवरेज का मतलब समझ रहे हो ना, टॉफी से लेके एरोप्लेन तक कुछ भी खरीद लो, इनडायरेक्ट टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। तो वाइड कवरेज, ईच एंड एवरी आइटम को यहां पर कवर कर रखा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। यहां पर हमने एक सिस्टमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है डिफरेंट आइटम पर। यहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी बना रखा है कि किसी पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं तो किसी पर कम लगाते हैं। जो यूजेबल, जो एसेंशियल आइटम है उन पर हम कम लगा रहे होते हैं, तो जो लग्जरियस आइटम है उन पर ज्यादा रेट से हम टैक्स लगा रहे होते हैं, या ज्यादा टैक्स रेट से उन्हें उन पर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। इस वर्ड की जगह आप इलास्टिसिटी भी लिख सकते हो। इलास्टिसिटी भी एक फ्लेक्सिबिलिटी का ही दूसरा नाम है। नोट करो बेटा, इलास्टिसिटी। अगला नोट कर लो, कन्वीनियंट। इसे पे करना, कलेक्ट करना बड़ा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि सेल या सर्विसेज पर आपने इसे इम्पोज कर दिया। जब सेल होगा, सर्विस होगा, तो सामने वाला डीलर, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर से इजीली कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा देगा। डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 12। डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कब होगा, जब गुड्स सेल की जाएंगी, सर्विस रेंडर की जाएंगी। गुड्स की सेल, सर्विस का रेंडर होना, प्रोडक्शन होना, मैन्युफैक्चरिंग होना, ये अनसर्टेन होते हैं, पता नहीं कितने होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ये टैक्स का कलेक्शन भी अनसर्टेन हो जाता है। ठीक बात है। नेक्स्ट रहेगा डिस्करेज सेविंग। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ऐसे एस्पेक्ट नहीं है कि आप ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट टैक्स में जो बेनिफिट दे रखे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप ये वाले बॉन्ड खरीद लो, इस अकाउंट में जमा कराओ, तो आपको टैक्स आपसे कम लिया जाएगा। आप LIC की पॉलिसी ले लो, आपसे टैक्स कम लिया जाएगा। तो ऐसे यहां पर सेविंग्स के ऑप्शन नहीं दे रखे, तो डिस्करेज सेविंग। वहां इनकरेज सेविंग था, तो यहां क्या हो गया, डिस्करेज सेविंग। आगे हम बात करेंगे इंक्रीज इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन्फ्लेशन, जब बेटा डायरेक्ट टैक्स की, हम इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हाई हो जाते हैं। लेट्स सपोज किसी गुड्स का प्राइस 100 रुपए का है और 10% उस पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, तो 110 रुपए का पड़ा, तो उसके प्राइस हाई हो गए। जब प्राइस लेवल हाई होते हैं इन जनरल, तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हाई होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अप्लाई टू ऑल कमोडिटीज। बेटा अप्लाई टू ऑल कमोडिटीज यानी कि ये ऑल कमोडिटीज पे लगता है, ये एक कहीं ना कहीं इसका डीमेरिट्स है, क्योंकि कई बार कमोडिटी कुछ ऐसी होती है जब ऐसा
नहीं लगना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रहा था, छोटा बच्चा टॉफ़ी चॉकलेट खरीदने जाता है, उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स उसे देना पड़ता है। तो आपके अंदर एक आया वो गुस्सा सा आया होगा कि बताओ बचपन से ही हमसे टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये तो गलत था ना। टॉफ़ी चॉकलेट तो कम से कम टैक्स फ्री खाने देते, उसके बाद कलेक्ट कर लेते। तो जनरली क्या करते हैं, हम सारी कमोडिटीज़ पे लगा देते हैं। अब हम कई बार चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि टॉफ़ी चॉकलेट जो बनते हैं वो शुगर से बनेंगे। आपने चलो टॉफ़ी चॉकलेट पर नहीं लगाया तो चीनी पर तो लगाया ना, और चीनी पर लगाया तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं टॉफ़ी चॉकलेट के प्राइसेस पर पड़ जाएगा। तो जाने अनजाने ईच एंड एवरी कमोडिटी पर ये अप्लाई हो जाता है। और यही एक रीज़न है कि कई बार हम चाह करके भी कुछ कमोडिटीज़ को इससे कंप्लीट फ्री नहीं रख पाते। तो ये एक डीमेरिट्स बन जाता है। हमने यहाँ बात करें डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ऊपर हम बात कर रहे हैं बच्चों मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इन मेरिट्स और डीमेरिट्स के बेसिस पर एक दो क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, जहां आपको सर्टेन मेरिट्स गिवन होंगे या सर्टेन डीमेरिट्स गिवन होंगे। आपसे बोला जाएगा बताओ इनमें से कौन सा मेरिट्स है या कौन सा डीमेरिट्स है, या फिर कौन सा मेरिट्स नहीं है या कौन सा डीमेरिट्स नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बनने का चांस यहाँ से रहेगा। बात क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत रहेगी? इसके बाद मैं अब जो बात कर लेता हूँ आपसे इनकम टैक्स की बात कर लेता हूँ, इनकम टैक्स लॉ की बात कर लेता हूँ। क्योंकि अब तक हम जो बात कर रहे थे टैक्सेशन क्या है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है, कैसा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, क्या मेरिट्स होने चाहिए, क्या डीमेरिट्स होने चाहिए। दो वर्ड होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स लॉ और एक होता है इनकम टैक्स एक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम टैक्स लॉ एंड इनकम टैक्स एक्ट? कुछ थोड़ा सा, हालांकि आपने कंपनी लॉ में इन सारी बातों को पढ़ लिया होगा, टीचर्स आपको टाइम टाइम में बता दिया करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट। वही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्या बेटा हमारा इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डिफरेंस रहेगा? क्या इनकम टैक्स लॉ थोड़ा सा वाइडर होगा एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस होंगे, लेकिन जब इनकम टैक्स लॉ की बात की जाएगी तो इनकम को गवर्न करने के लिए या इनकम टैक्स को गवर्न करने के लिए जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो सारे के सारे लॉ में कवर अप हो जाएंगे। यानी इनकम टैक्स लॉ में इटसेल्फ इनकम टैक्स एक्ट भी कवर हो जाएगा। इनकम टैक्स लॉ में इटसेल्फ डिफरेंट कोर्ट्स के जजमेंट्स भी कवर हो जाएंगे। इनकम टैक्स लॉ में हम बात करते हैं कि टाइम टाइम पर टैक्स रेट को चेंज करने के लिए फाइनेंस एक्ट के थ्रू हम टैक्स रेट चेंज करते हैं। ईच एंड एवरी ईयर बजट के दौरान एक फाइनेंस बिल लाया जाता है, उस फाइनेंस बिल में कुछ टैक्स रेट्स में जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो सारी बातें मेंशन की जाती है। और वही फाइनेंस बिल जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। वही फाइनेंस बिल जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट भी कहीं ना कहीं टैक्स रेट्स को गवर्न करता है। तो ये भी किसका पार्ट हो गया? इनकम टैक्स लॉ का पार्ट हो गया। टाइम टाइम पर डिपार्टमेंट कुछ सर्कुलर्स, कुछ नोटिफिकेशंस इश्यू करता रहता है, ये भी बच्चों हमारे किसके पार्ट बन जाते हैं? इनकम टैक्स लॉ के। अब हमने आगे जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इनकम टैक्स लॉ क्या है, उसमें कौन कौन से सेगमेंट्स रहेंगे, और ये इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, सर्कुलर नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करनी है। इससे एक क्वेश्चन हमारा आता है मोरलेस एग्जाम में रिपीटेड होता रहता है, उस क्वेश्चन की भी मैं बात करूंगा और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक बात है, चलो जी।